हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने वीडियो में पेडागॉजी से संबंधित 10 क्वेश्चन को लाए हुए हैं। देखिए, यह केवीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो भी छात्र केवीएस का फॉर्म डाले होंगे, आप लोग को पता होगा कि केवीएस का जो एग्ज़ाम डेट आ गया है वह अगले महीने 7 तारीख से स्टार्ट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में उतना ही आसानी रहेगा। प्लस आप लोग को पता होगा कि केवीएस में इस बार 60 क्वेश्चन पेडागॉजी से पूछे जाएंगे। तो उस पेडागॉजी का इस बार वेटेज बहुत ही अधिक है। तो आप लोग पेडागॉजी का अधिक ध्यान दीजिए और उसका प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग को पता होगा अधिगम का क्या मतलब होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता का सक्रिय होना और संलग्नता की जरूरत होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रियता और संलग्नता की जरूरत होती है। आइए देख लेते हैं कि और ऑप्शन क्यों गलत है। देखिए, इसमें क्या कहता है पहले ऑप्शन में कि अधिगम परीक्षा का ही चरम लक्ष्य है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, अधिगम का चरम लक्ष्य क्या है? बच्चों को सिखाना और बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन करना ही अधिगम का चरम लक्ष्य होता है। और अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, बच्चे जब अधिगम करते समय एक निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे तो अधिगम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो इस प्रकार यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाव का अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया की महत्वता पर जोर देता है। पहला क्या है? पारस्परिक क्रियाओं। दूसरा, पुरस्कार और दंड। तीसरा, आनुवंशिकता। चौथा, अनम्य या अटल शिक्षण शास्त्रियों उपागम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन, पारस्परिक क्रियाएं। देखिए, अधिगम सामाजिक संरचना विचार प्रक्रिया पारस्परिक क्रिया। अधिगम में जितना ही पारस्परिक क्रिया यानी कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होगा उतना ही अधिगम अच्छे सुगम से होगा। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, पारस्परिक क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप युग्म है? पहला क्या है? आत्म परिपोषण वाह अभिप्रेरणा है। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है। नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा है। रुचि वाह अभिप्रेरणा है। इसमें कौन सा सही होगा? जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है। देखिए, जो जिज्ञासा होता है वो आपके अंदर से आएगा, तभी आपके अंदर जिज्ञासा यानी कुछ करने की क्षमता का विकसित होता है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पों को वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया जो पहले से ज्ञात है उन दोनों में पारस्परिक संबंध करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापक की व्याख्या विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही होगा। इसमें क्या कह रहा है? जो प्रस्तुत किया गया है जो पहले से ज्ञात हो। देखिए, किसी भी बालक में अगर संकल्पना प्रस्तुत करना है, संकल्पना विकास करना है, तो बालक को जो पहले से ही पता हो उसमें और उसके ज्ञान को बढ़ाकर उसमें अंतर संबंध स्थापित करने से बालक अधिक अच्छे तरीके से अधिगम करता है।
तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। और देखिए और कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है? अध्यापक को व्याख्यान विधि तक ही सीमित रहना चाहिए। तो देखिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान विधि क्या है? हमने आपको वीडियो में बताया था, व्याख्यान विधि एक निगेटिव वर्ड है, तो यह तो पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, तो यह गलत है। छात्रों को केवल देखिए केवल शब्द आ गया, तो यह केवल क्या है? एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो पहला ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा करता है, बिल्कुल करता है। सामाजिक संदर्भ करता है, यह भी करता है। संवेग, यह भी करता है। और शास्त्रीय उपागम। देखिए अधिगम के समय बालक जितना ही अधिक मोटिवेट रहेगा, यानी जितना ही अधिक अभिप्रेरित रहेगा, बालक उतना ही अच्छे तरीके से अधिगम कर सकता है। और सामाजिक संदर्भ भी में भी करेगा, क्योंकि बालक समाज के साथ जितना ही अंतःक्रिया करेगा, यानी जितना ही समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका अधिगम उतना ही अधिक प्रभावित होगा। और संवेग भी प्रभावित करेगा और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी प्रभावित करेगा। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जिसमें चारों दिया है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या दिया है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। इस क्षेत्र में विकास अन्य क्षेत्रों में विकास को कोई प्रभावित नहीं करता है। विकास पूर्णतः संख्यानात्मक है और जिसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। जो क्या कर रहा है इसमें? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। देखिए बाल विकास में एक सिद्धांत है अधोगामी सिद्धांत। ये अधोगामी सिद्धांत में क्या कहता है कि जो बालक का जो विकास होता है वह बालक के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यानी इसमें कहता है कि पहले बालक का रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर उसके बाद उसका बाहरी विकास होगा। आइए देख लेते हैं कि और क्वेश्चन क्यों, यानी और ऑप्शन क्यों गलत है। तो विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव नहीं होता है। बिल्कुल होता है, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है। इस क्षेत्र में विकास तथा अन्य क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होता है, यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या कह रहा है? विकास पूर्णतः संख्यानात्मक है, इसे सटीक रूप से नापा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, विकास संख्यानात्मक रूप से नहीं नापा जा सकता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों से, ना ही आनुवंशिकता से ना ही पर्यावरण से। देखिए इसमें केवल दे दिया, तो केवल क्या है? एक निगेटिव वर्ड है, तो यह तो पहले ही गलत हो जाएगा। इसमें भी केवल दे दिया, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, विकास दोनों से प्रभावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम में व्यवहारवादी सिद्धांत पर निर्धारित होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर जोर देता है। इसमें कहने का मतलब क्या है? अधिगमकर्ता कौन होगा? बालक होगा अधिगमकर्ता। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा तभी कहलाएगा जब जिसमें बालक को विभिन्न विशेषताएं होते हैं। जैसे कोई भी बालक हो गया जो कम धीरे सीखता है, उसको भी उतना ही सम्मान देगा जितना जो तेज सीखता है उसको देता है। तो इस प्रकार एक प्रगतिशील कक्षा क्या कैसा वातावरण होना चाहिए? जो प्रत्येक अधिगम करता है, यानी प्रत्येक बालक के भिन्नताओं को समान महत्व देता हो। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करता है, यह कौन से चरण होता है? देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 प्रकार के चरण बताया था। पहला क्या चरण बताया था? पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा परंपरागत चरण, तीसरा उत्तर परंपरागत चरण। तो इन्होंने पूर्व परंपरागत चरण में क्या बताया था कि बच्चे जो हैं
नैतिक नियमों का पालन कब करते हैं, क्यों करते हैं? सज़ा और नियमों को टालने के लिए, यानी सज़ा उनको ना मिले इसलिए वो नैतिक नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला, पूर्व परंपरागत चरण। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रतिकरण जटिलता से सरलता की ओर होता है, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोज को महत्व दे, जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदिता की संस्कृति को पैदा करे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो विभिन्न संकल्पों के बीच जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध की खोजों को महत्व दे। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।